इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है और हार्मोनल रोल, स्पर्म को बनाने के लिए हार्मोन्स का क्या क्या रोल है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इस वाली वीडियो में ये जो भूमिका बनाई थी पहले वाली वीडियो में, उस भूमिका को इसमें समझेंगे। बोले तो स्पर्म को इसमें समझेंगे। पहले वाली वीडियो में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, ये बताया था। दूसरी वाली वीडियो में स्पर्म बनाने के लिए हार्मोन्स का क्या क्या रोल है, ये बताया था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो स्पर्म है ये क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो हमारी हेडिंग है स्पर्म। मैं आपको भी ऑलरेडी बता चुका हूं कि वह स्पर्म का दूसरा नाम क्या है, स्पर्मेटोजोआ। चलो, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं स्पर्म को। अब आता है स्पर्म का स्ट्रक्चर, और उसके पहले हम देखेंगे स्पर्म की डेफिनेशन। हाउ कैन यू डिफाइन स्पर्म? तो मैंने आपको बताया था दो तरह के गैमीट होते हैं। एक गैमीट मेल गैमीट होता है तो दूसरा फीमेल गैमीट होता है। मेल गैमीट बोले तो एनिमल्स में स्पर्म, और फीमेल गैमीट बोले तो ओवम। अच्छा, ये गैमीट क्या काम करते हैं? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। पहली जनरेशन से अगली वाली जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशन जो जा रही है वो कौन लेके आ रहा है? गैमीट लेके आ रहा है। मैं अगर बात करूं, मैं प्रोडक्ट हूं अपने मम्मी पापा का, अपने पेरेंट्स का मैं प्रोडक्ट हूं। मेरे अंदर जो प्रॉपर्टी है, वो कुछ गुण हैं, वो मेरी माँ के भी हैं और मेरे फादर के भी हैं। तो मेरे अंदर वो जो गुण है किससे आए? गैमीट से आए। मदर का भी गैमीट आया, फादर का भी गैमीट आया, आपस में फ्यूजन हो गया। फ्यूजन होने के बाद वो डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट होने के बाद बन गया शिवनंदन। जो आपके सामने ये संरचना खड़ी है यही बना। तो गैमीट जो होते हैं इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पे देखेंगे स्पर्म, स्पर्म इज मेल गैमीट। स्पर्म इज मेल गैमीट, मेल गैमीट which carry information from one generation to next generation. भैया ये मेल गैमीट है, मेल गैमीट है तो फादर से ही तो इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा, मदर से थोड़ी ना कर लेगा। तो फादर से इन्फॉर्मेशन को, कौन सी इन्फॉर्मेशन को? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लिख सकते हो ज्यादा उसमें। स्पर्म इज मेल गैमीट विच कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फादर टू ऑफस्प्रिंग। जो फादर से बच्चों में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है उसे हम क्या कहेंगे? स्पर्म। उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? स्पर्म। अब बात करते हैं स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या है, ये देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है, ये बात हो गई। देखिए,
ये हम स्पर्म का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। स्पर्म के 4 पार्ट होते हैं। पहला वाला जो पार्ट है ये हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। चार पार्ट ये हो गए। अपर पोर्शन जो होता है वो हेड है, इसके नीचे और मिडिल पीस से ऊपर यानी कि नेक, ये नेक वाला जो पोर्शन है ये हेड और मिडिल पीस को दोनों को जोड़ने में हेल्प करता है। मिडिल पीस से नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये क्या है? टेल है, इसकी पूंछ है और ये मूवमेंट करती है। ये जो है टेल मूवमेंट करती है जिससे कि स्पर्म वन प्लेस टू नेक्स्ट प्लेस चला जाता है, थोड़ा मूवमेंट कर सकता है, अपने आप मूवमेंट कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। ये हमारा स्पर्म हो गया। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये बना होता है एक्रोसोम। हेड का एंटीरियर पार्ट, हेड का आगे वाला सिरा, ये एक्रोसोम है। और एक्रोसोम में कुछ एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, इसमें एंजाइम्स भरे होते हैं, मेनली हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कुछ ऐसे भरे हुए होते हैं। और ये एंजाइम्स जो है ये ओवम की दीवार को तोड़ने में हेल्प करते हैं। फर्टिलाइजेशन के टाइम में ये एंजाइम हेल्प करते हैं। जैसे कि ये देखो यहां पर, ये ओवम और ये हमारा स्पर्म है। ये ओवम है, ये स्पर्म, स्पर्म इससे जुड़ा हुआ है, इससे फर्टिलाइजेशन करने के लिए आ गया है। लेकिन ये जो है इसमें जो मटेरियल, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस भरा हुआ है। इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस बोले तो 23 क्रोमोसोम्स, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड हैप्लॉइड कंडीशन और देयर आर 23 क्रोमोसोम्स, देयरफॉर दिस कंडीशन कॉल्ड हैप्लॉइड कंडीशन। तो ये वाली कंडीशन हैप्लॉइड है। यहाँ पे स्पर्म इससे क्या करेगा? फ्यूजन करेगा। तो स्पर्म को अपना जो न्यूक्लियस है, मटेरियल है, इसमें अंदर डालने के लिए इसकी दीवार को तोड़ना पड़ेगा। जब इसकी दीवार को तोड़ना पड़ेगा तो कौन से एंजाइम तोड़ेंगे? एक्रोसोम में भरे हुए एंजाइम्स, जो सर्टेन एंजाइम्स है, स्पेशल एंजाइम्स जो सिर्फ के भेजने के काम आते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन के टाइम में इसकी ओवम की दीवार को तोड़ने के काम आते हैं, वो एंजाइम्स इसमें भरे हुए होते हैं। तो एक्रोसोम ये हमारा हेड का एंटीरियर पार्ट हो गया। दूसरा वाला जो है, ये जो मटेरियल इसमें भरा हुआ है, ये मैंने अभी आपको बताया था, जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ होता है। जेनेटिक मटेरियल इसी में होता है क्रोमोसोम्स के फॉर्म में। और यहाँ पे कौन सी कितने क्रोमोसोम होंगे? हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द हेड? 23 क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे क्या है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ये इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, ये भरा हुआ है। और यहाँ पे आपने देखा होगा ये नेक है, नेक मिडिल पार्ट, ये मिडिल पार्ट और हेड को जोड़ने वाला जो छोटा सा जो पोर्शन पाया जाता है वो नेक है। और मिडिल पीस है। ये मिडिल पीस में जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अंदर जो पाए जा रहे हैं ये हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक बड़ी रट्टी हुई डेफिनेशन आपको पता होगी कि इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल का पावर हाउस है। ठीक है, पावर हाउस है तो इसका मतलब पावर देगा, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी किसको प्रोवाइड करेगा? टेल को। टेल इधर उधर ऐसे घूमेगी, मूवमेंट करेगी
जिससे कि ये स्पर्म आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये टेल जब मूवमेंट करती है उसको एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रेजेंट इन मिडल पीस, जो मिडल पीस में प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपने एक नॉर्मल स्ट्रक्चर देखा ये स्पर्म का, ठीक है भाई। अब बात आ जाती है कि हमने सबका हर एक पोर्शन का काम भी जान लिया। एक्रोसोम है, एक्रोसोम हेड के अपर वाला पोर्शन है और इसमें एंजाइम भरे हुए होते हैं और ये एंजाइम फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ओवम की वॉल को डैमेज कर देते हैं। जहां पर वॉल है वहां पर थोड़ा सा डैमेज कर देंगे जिससे कि इसका मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल इसमें अंदर चला जाए, हैप्लॉइड न्यूक्लियस स्पर्म का अंदर चला जाए। दूसरा वाला जो आपने देखा कि हेड के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ होता है उसे हम हैप्लॉइड न्यूक्लियस कहते हैं। 23 क्रोमोसोम्स भरे हुए हैं इसमें। हमने स्पर्म के 4 पार्ट देखे थे, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। हेड का क्या काम है भाई? जेनेटिक मटेरियल को कैरी कर रहा है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस को कैरी कर रहा है और इसका अपर पोर्शन जो है एंजाइम्स को कैरी कर रहा है जो फर्टिलाइजेशन के टाइम में हेल्प करता है। नेक वाला जो पोर्शन है ये मिडिल पीस और हेड को दोनों को जोड़ने में हेल्प करता है। मिडिल पीस का क्या काम है? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भरे हुए होते हैं, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है टेल को। टेल का क्या काम है? टेल मूवमेंट करती है जिसकी हेल्प से स्पर्म लोकोमोशन कर सकता है, एक प्लेस से नेक्स्ट अनदर प्लेस पर ये जा सकता है। तो ये हमारे 4 पार्ट थे, 4 पार्ट हमने देख लिए हैं स्पर्म के। अब इसके बारे में हम देखेंगे, रिटन वर्क कर लेते हैं। पहला वाला जो था हेड, इट इज अपर पोर्शन ऑफ स्पर्म which contain haploid न्यूक्लियस, जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस को कंटेन करके रखता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस को रखता है। दूसरी वाली बात, एंटेरियर पोर्शन ऑफ हेड इज कॉल्ड एक्रोसोम। आगे वाला जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? एक्रोसोम, ACROSOME, ये एक्रोसोम कहलाता है। विच कंटेन certain enzymes and help in fertilization। हेड का आगे वाला हिस्सा एक्रोसोम कहलाता है, जिसमें कुछ निश्चित एंजाइम्स होते हैं, सर्टेन मींस निश्चित एंजाइम्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के टाइम में फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, फ्यूजन में हेल्प करते हैं स्पर्म का ओवम से। तो ये हमारा पहला वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। हेड था हमारा पहला वाला पार्ट। दूसरा वाला जो पार्ट है नेक, इसके बारे में देखेंगे। इट इज पार्ट ऑफ
नेक वाला देखो हिस्सा, हेड के बिलो पार्ट, हेड का नीचे वाला हिस्सा, हेड से नीचे वाला जो हिस्सा है वो कौन सा है? नेक। और ये क्या काम करता है? हेड को मिडिल पीस से ज्वाइन करने में हेल्प करता है। भाई नेक नहीं रही तो मिडिल पीस कहीं अलग, हेड कहीं अलग। तो हेड से नेक को जोड़ने में कौन हेल्प करता है? सॉरी, हेड से मिडिल पीस को जोड़ने में कौन हेल्प करता है? नेक। अब हमारा आगे वाला हिस्सा आएगा मिडिल पीस। मिडिल पीस, ये थर्ड वाला हिस्सा है। बोले तो नेक से नीचे वाला रीजन है ये मिडिल पीस। इट इज बिलो पार्ट ऑफ नेक, इट इज बिलो ऑफ नेक। नेक से नीचे वाला हिस्सा है जो क्या कंटेन करके रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का सोर्स है जो टेल को प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, जिससे कि टेल मूवमेंट कर सकती है। Which contain mitochondria due to mitochondria मिडिल पीस की देखो बात करें तो ये नेक से नीचे वाला हिस्सा है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के कारण ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, मिडिल पीस एनर्जी प्रोवाइड करता है टेल के मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट वाला हिस्सा जो है टेल, ये टेल क्या है ये देखते हैं। इट इज फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर है, धागे जैसा स्ट्रक्चर है।
जो स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है। ये 4 पार्ट हो गए हमारे क्लियर। तो अब ये देखेंगे स्पर्म के मूवमेंट में कौन हेल्प कर रहा है? टेल। सबसे नीचे वाला पार्ट है टेल। अब नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए जो ह्यूमन के अंदर नॉर्मल फर्टिलिटी है, उसमें एक बार के सेक्स के दौरान, एक बार के कॉर्टेस के दौरान ह्यूमन लगभग 200 to 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करता है, निकालता है। ये नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए है, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए है। अगर इससे कम होंगे तो फिर शायद वो ह्यूमन जो है, वो जो मेन है, वो मैन वो बाप नहीं बन पाएगा, क्योंकि स्पर्म की कमी होगी। तो एक नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए एक बार के एजैकुलेशन में नियर अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट होते हैं। तो इंपॉर्टेंट नोट था हमारा ये, लिख सकते हैं। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी ह्यूमन की जगह मैन लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। मैन ejaculate 200 to 300 million sperms. For normal fertility, men ejaculate 200 to 300 million sperms during coitus या फिर कॉपुलेशन। तो ये कोइटस के एक कोइटस में एक सेक्सुअल कॉपुलेशन के टाइम में मैन कितने स्पर्म रिलीज करता है? नियर अबाउट 200 to 300 स्पर्म्स रिलीज करता है। ये जरूरी है। और उसके 60% जो स्पर्म्स हैं वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं, नॉर्मल मूवमेंट शो करेंगे। लेकिन 40% स्पर्म्स जो होते हैं वो विगोरियस मूवमेंट करते हैं, यानी हिचकोला ले लेके थोड़ा आगे बढ़ गए, मूवमेंट कर लिया, फिर रुक गए, फिर आगे बढ़ गए, तो वो झटके से मूवमेंट करते हैं, वो बेकार होते हैं 40%। तो इसमें कितने होंगे? एट लीस्ट 60% sperms are so normal movement, normal shape and movement, but remaining 40% so various motility
तो ये विगोरस मूवमेंट या मोटिलिटी शो करते हैं 40%, यानी कि विगोरस का मतलब है झटके लेके, हिचकोला टाइप में आगे बढ़ के रुके, आगे बढ़ के रुके। इस टाइम की ये जो है मूवमेंट शो करते हैं 40% और 60% नॉर्मल मूवमेंट शो करते हैं। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए भी ये होना जरूरी है। अब आ जाता है एक टर्म जिसका नाम है सीमन। सीमन क्या है? आपने देखा होगा स्पर्म कहां पर बन रहा है? टेस्टिस में। टेस्टिस में कहां पर बन रहा है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में कहां पर बन रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म चला डक्ट्स के थ्रू। पहले रेट टेस्टिस डक्ट आएगी, उसके बाद हमारा वासा इफेरेंसिया आएगा, उसके बाद एपिडिडाइमिस आएगी, उसके बाद वासा डिफरेंस आएगा। ये डक्ट हैं नलियों के नाम। वासा डिफरेंस के बाद हमारी ग्लैंड्स आती हैं 3 तरह की। सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है। ये 3 तरह की ग्लैंड हमारी आती है। तो ये जो ग्लैंड भी कुछ सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं। जो ग्लैंड सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं उसका नाम क्या था? सेमिनल प्लाज्मा। मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं उसके बारे में। सेमिनल प्लाज्मा था। तो ग्लैंड का सीक्रेशन, तीनों ग्लैंड का, तीनों तरह की जो ग्लैंड्स हैं उनका जो सीक्रेशन होता है उसका क्या नाम है? सेमिनल प्लाज्मा। नीचे से स्पर्म आ रहा है, ग्लैंड्स का सीक्रेशन मिला उसे, सेमिनल प्लाज्मा उसे मिला, और जब ये कंबाइन हो जाता है स्पर्म विद सेमिनल प्लाज्मा कॉल्ड सीमन। स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा को मिलाकर क्या बनता है? आपका सीमन बनता है। तो ये हमारा सीमन था। आपको इसकी डेफिनेशन लिख लेनी चाहिए। स्पर्म विद सेमिनल प्लाज्मा, स्पर्म विद सेमिनल प्लाज्मा कॉल्ड सीमन। स्पर्म सेमिनल प्लाज्मा के साथ मिल जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? सीमन। ये बात आ गई। अब बात आती है सेमिनल प्लाज्मा क्या है? ये सीक्रेशंस है सेमिनल वेसिकल का, प्रोस्टेट ग्लैंड का और बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स का। इनका जो सीक्रेशन होता है उसे हम क्या कहेंगे? सेमिनल प्लाज्मा। तो ये हमारी कंप्लीट बात हो गई किसकी? सीमन की। दोस्तों इस वीडियो ही हमारी यही खत्म होती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।